हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने बेसिक मैथ्स की सीरीज में स्वागत है। अपन जो संख्या पद्धति का पार्ट 1 पढ़ लिया था और पार्ट 2 को अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं। अपन ने सम संख्या और विषम संख्या तक अध्ययन कर लिया था, जिसके अंतर्गत अपन ने क्या क्या देखा। संख्या क्या है, संख्या के बाद प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या, इनको मैंने व्यवस्थित तरीके के माध्यम से समझाया। आप अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार उसको विजिट कर ले। फिर दूसरी बात करें पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद में बात करूं सम संख्या और विषम संख्या, और सम संख्या विषम संख्या के बाद होने के बाद अपन आज बात करने वाले हैं अभाज्य और संयुक्त संख्याओं के बारे में अपन अध्ययन करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। अभाज्य संख्या और अभाज्य और संयुक्त संख्याएं। अभाज्य संख्याओं की मैं बात करूं, अभाज्य संख्या के अंतर्गत अभाज्य संख्या उन्हें कहेंगे जिसमें केवल दो गुणनखंड हो, यानी उस स्वयं का भाग हो जाए, उस स्वयं संख्या का ही उसमें भाग जाए या एक का जाए, उसी को अपन क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल दो गुणनखंड हो, कितने गुणनखंड हो, दो गुणनखंड हो, और एक और स्वयं का, ये देखो सामने लिखा है, एक और स्वयं का भाग जाए। मैं बात करूं 13, अब 13 ये एक संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन इसमें आप जैसे ही भाग देने जाएंगे 13 से पहले किसी भी संख्या का इसमें भाग नहीं देखने को मिलेगा, नहीं देखने को मिल रहा है। जैसे आप एक का देंगे तो एक का तो जाएगा, मैंने कहा एक व स्वयं का भाग जाए उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। एक का तो जाएगा, लेकिन दो का जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तीन का जाएगा, नहीं जाएगा। चार का जाएगा, नहीं जाएगा। पांच का नहीं जाएगा, छह का भी नहीं जाएगा, सात का भी नहीं जाएगा, आठ का नहीं जाएगा, नौ का नहीं जाएगा, 10 का नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, जबकि 13 का स्वयं का जाएगा। इसका मतलब ये अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या है। अब इसके गुणनखंड देखो, दो में भी आप दोगे दो का जाएगा और एक का जाएगा, तीन में दोगे तो तीन का और एक का जाएगा, पांच में भी देखोगे तो इसका भी पांच का और एक का जाएगा, सात में देखोगे तो सात और एक का जाएगा, 11 में भी इसी प्रकार, 13 में और 17 में। अब बात यह है कि वह संख्या जिसके अंदर स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए, उस संख्याओं को अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो परिभाषा क्या लिखेंगे, उस संख्या में स्वयं का भाग, वह संख्या जिसके अंदर स्वयं का भाग जाए। तो परिभाषाओं की बात करें, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, और इस अभाज्य संख्या की मैं परिभाषाओं की मैं बात करूं, अभाज्य संख्या की जो परिभाषा डेफिनेशन बनेगी तो क्या बनेगी, वह संख्या क्या होगा, वह संख्या, वह संख्या, संख्या जिसमें जिसमें स्वयं व एक का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या के नाम से जाना जाता है। अभाज्य संख्या के नाम अभाज्य संख्या कहते हैं, कहते हैं। तो आपको ये डेफिनेशन अच्छी तरीके के माध्यम से समझ में आएगी। आपको अगर अभाज्य संख्या की कभी भी परिभाषा की बात करें तो ये परिभाषा आपको प्रस्तुत करनी है, यानी दर्शानी है, आपको लिखनी है। उदाहरण के रूप में मैंने अभाज्य संख्या, केवल दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या, आपको एग्जाम में पूछा लिए सम अभाज्य संख्या है कौन सी है, तो वो ओनली फॉर दो है। कौन सी है, दो है, ये बात आपको। और एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात इसने स्पष्ट कर दी है कि आपको ऑप्शन में देके रखो अभाज्य संख्या को छांटिए, उसमें सबसे पहला ऑप्शन एक ही देके रखा, तो एक नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है, एक अभाज्य संख्या की श्रेणी में नहीं आता है। दूसरी बात करें संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या है, संयुक्त संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। संयुक्त संख्या क्या होगी, मैं हूं, मेरे साथ एक और कोई बंदा है, उस बंदे को हम दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दोनों को विभाजित कर सकते हैं, दो बन जाएंगे, लेकिन उसी को तो अपन संयुक्त करें, हम दोनों जुड़ गए, तो दोनों जुड़ गए यानी संयुक्त हो गए ना, तो जोड़ना, संयुक्त, उसका विभाजन, उसको बराबर भागों में, हिस्सों में बांट दिया जाता है, उसी को संयुक्त संख्या कहते हैं, जिसके दो से अधिक गुणनखंड हो। बात क्या है, जिसके दो गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहेंगे, ये परिभाषा भी प्रस्तुत कर सके। जिसके दो या दो से अधिक गुणनखंड आपको देखने को मिले, आप कर सकते हो, उसी को अपन क्या कहेंगे, संयुक्त संख्या कहेंगे। उदाहरण के लिए चार, अब चार के अंदर मैं एक का भी भाग देख सकता हूं,
2 का भी भाज्य देख सकता हूँ, 3 का नहीं देख सकता और 4 का दे सकता है। इसका मतलब इसके अंदर कितने का 3 का जा रहा है, कितने का जा रहा है 3। तो इसके गुणनखंड भी कितने हो जाएंगे, तो बहुत हो जाएंगे, 2 से अधिक हो गए, तो इसका मतलब वह संयुक्त संख्या की श्रेणी में। 6 के अंतर्गत देखें, 6 के अंतर्गत एक तो 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, 4 का पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसका मतलब 5 का नहीं, फिर 6 का। तो ये आप देखने को मिला, ये इस तरीके से बात इसके गुणनखंड बनते जा रहे हैं। अब मैं बात करूं 8, और 8 के अंतर्गत भी आप देखेंगे 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, फिर 4 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, और फिर 6 का नहीं, फिर 7, फिर 8 का ही जाएगा। तो ये बात आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि इसके गुणनखंड संयुक्त इसको कहते हैं। आगे अपन बात करते हैं, अगली संख्याओं की अपन बात करते हैं, आगे अपन पढ़ते हैं सह अभाज्य संख्या और गुणज और गुणनखंड। क्या बात है, सह अभाज्य, पहले था अभाज्य संख्या, जिसका स्वयं का भाग जाए और एक का भाग जाए उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसकी गुणनखंड 2 हो उसको अपन कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड उसको सह अभाज्य संख्या कहते हैं, उसको संयुक्त संख्या कहते हैं। यहां पर बात की है सह अभाज्य संख्या, दो संख्याएं जिनका एचसीएफ यानी मस यानी एचसीएफ की बात करें, वह कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। वह एक जो आता है ना, उसी को अपन क्या करते हैं, बात को समझना। यहां पर अपन 15 और 8 है, 15 देखो 8 और 15 है, ये किसी से भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब आप डायरेक्ट भी पहचान कर सकते हो, एक बार भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब यह इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 1 होगा, क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या की श्रेणी के अंतर्गत। 9 और 16, 9/16 ये किसी से कट रहा है क्या, 3 से कट रहा, 2 से किसी से नहीं कटता, एक बार में भी नहीं कट रहा है, इसका मतलब 3 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये है प्यारा बच्चा, ये एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ 1 होगा, कितना होगा 1, इसका मतलब ये सह अभाज्य संख्या होगी। ये बात आपको सह अभाज्य संख्या को पहचानने का तरीका, ये भाग देंगे भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब वह सह अभाज्य। एक बार भी जाता है, एक बार भी कट जाते हैं, तो इसका मतलब वह सह अभाज्य संख्या नहीं है, ये बात भी आप याद रखें। गुणज क्या होता है, किसी संख्या को 1 2 3 से गुणा करना। कोई संख्या यहाँ 5 के गुणज, अब 5 को 1 से गुणा किया तो 5 हो गया, 5 को 2 से गुणा किया, 5 को 2 से 10 आ गए, ये 10 हो गए, 5 को 3 से किया तो 15 हो गए, 5 को 4 से किया, 5 से किया, तो ये तमाम चीजें गुणज की होते हैं, 5 के गुणज, तो ये हो गए, आपको समझे। गुणनखंड की मैं बात करूं, जो संख्या किसी को पूरी तरह विभाजित करे, जो संख्या कोई संख्या है वो पूरी तरह विभाजित करें, वह संख्या, जो संख्या किसी को पूरी तरह विभाजित करे, कोई संख्या उसको पूरी तरह विभाजित करती है तो वह उसकी क्या है, विभाजित करे, वह उसके गुणनखंड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। आगे अपन बात करते हैं भाज्यता के नियम। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे बड़ी चीज यही होती है। आप कंपटीशन एग्जाम में बैठते हैं, बड़ी संख्या में भाग देने के समय आपको परेशानियां बहुत आती है, इसमें किसका भाग जाएगा किसका नहीं जाते, इन तमाम चीजों से आपको गुजरना पड़ता। लेकिन इस स्लाइड को आप व्यवस्थित तरीके के माध्यम से अध्ययन करते हैं, समझते हैं, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ बात कर रहा हूं 2 से विभाजित होने, जिसके अंतिम अंक सम हो, जिसके अंतिम अंक क्या हो, 0 2 4 6 और 8, जिसके भी देखने को मिले उसके अंदर पूरा अंतिम अंक पूछा है। कितना पूछा, अंतिम अंक। मैं बात करूं 445 2, इसके अंदर मैं 2 का भाग दूंगा, पूरा पूरा जाएगा, पूरा पूरा जाएगा। इसका मतलब ये समझ, ये कौन सी संख्या है, 2 से विभाजक होने वाली संख्या है। 2 का जैसे अपन इसके अंतर्गत देंगे, 2 बार गया वापस, 2 बार गया, 2 बार 1 6, इस तरीके के माध्यम से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते 3 से विभाजकता। अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, 3 से विभाजित होना। मैं बात करूं 21, अब 21 के अंतर्गत मैं कैसे पता लगाऊंगा 21 से 3 से विभाजित होगा। अब इसने पूछा अंकों का योग, तो मैं 2 + 1 को जोड़ लेता हूं, तो ये कितने होते हैं 3, और 3 के अंतर्गत 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब 3 से विभाजित होगी। अब मैं बात करूं 2 + 3, अब ये कितने हो गए 5, लेकिन ये 5 से विभाजित होगी, नहीं होगी। अब मैं लिखना जो चाहता हूं 2 3 है। अब बात को समझे ये कि 2 और 3 5 होते हैं, लेकिन 5 के अंतर्गत 3 का नहीं जाता, तो इसमें मैं कितना और जरूर उसमें 3 से विभाजित हो। तो अब अपन देखते हैं तो +4 कर देते हैं, +4 जैसे करेंगे तो यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, तो
ये कितने हो जाएंगे 7, 7 और 2 9 हो जाएंगे। 9 के अंदर 3 का जाता है, इसका मतलब इसके अंदर भी 3 का जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं, 3 सत्ते 21, 21 और ये 2 बच गए, ये 24 हो गए। 3 अट्टे 24, तो 78 बार 3 का भाग 234 में गया था। तो ये लाइन ये कहना चाहती है, ये आपको समझना बहुत अति आवश्यक है, तब आप इस मैथ्स के अंदर अच्छे से 4 से विभाज्य है। अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। अब कोई भी संख्या है, ऐसी संख्या जिसके अंतर्गत मैं लिखूं ये 4 से विभाजित होगी। क्यों होगी? तो अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होने चाहिए, और ये 2 ये 32 है, 32 में 4 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है, आप सभी को पता है। 32 के अंदर 4 का भाग जाता था, आप इसके अंदर 4 का भाग देके देखिए, तो 32 कितनी बार जाएगा? 4 अट्टे 32, 4 अट्टे 32, 4 नम 36, 4 दाए 40, फिर 4 का एक बार गया, फिर वापस एक बार गया, फिर 1 हो गया, 4 2 8 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 3 12 और ये 1, 4 3 12, 4 3 12, 4 कम 4 2 8, 4 3 12, तो वापस 4 3 बार गया, 4 3 12। तो ये इसका आंसर आपको देखने को मिला। तो इस तरह से अपन इसका पता लग सके। 5 से विभाजित होने वाले अंतिम 0 या 5 होने चाहिए। मैं बात करूं, कोई भी संख्या है 45 2 0, इसके अंदर 2 5 से ये पूर्णतः विभाजित है और 2 से भी विभाजित है, ये बात भी आपको याद रखनी। लेकिन इसके बाद मैं 5 का दूं, 5 नम 45 और 0 4, ये ऐसे हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब मैं बात करूं इसके अंदर ही मैं 5 का भाग, जैसे कि लास्ट का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 2 45 बड़ी बड़ी से संख्या भी लिख सकता हूं, 6 5। अब इसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अब देखिए 5 का भाग चॉइस में देते तो अपन कितनी बार जाता है, तो 5 छक्के 20 और वापस 4 बच गए, 5 नम 45 और फिर 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और एक 5 3 15। तो ये अपना आंसर अपन को देखने को मिलेगा। 6 से विभाजित, 6 से विभाजित के लिए 2 और 3 दोनों से विभाजित होने चाहिए। कोई भी संख्या है, उस संख्या को अगर अपन 2 और 3 से दोनों से विभाजित हो रही है, कोई संख्या है, वो संख्या अगर 2 और 3 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब आपके उसके अंदर 6 का भाग भी जाएगा। ये लाइन ये कहना चाहिए, आप प्रैक्टिस करके भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं। 8 से विभाजित होने, अंतिम 3 अंकों में 8 का से विभाजित होनी चाहिए। अंतिम जो अंक हैं वो 3, अंतिम 3 अंक किससे विभाजित होने चाहिए? 8 से विभाजित आप ट्राई करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 9 से विभाजित अंकों का योग 9 से विभाजित हो। 9 से विभाजित का मतलब जो अंक है, अंकों का योग कितना होना चाहिए? वो 9 से विभाजित हो। 9 से क्या हो? विभाजित हो। तो मैं बात करूं 2 प्लस 4 प्लस यानी 243, और इस 243 को मैं जोड़ता हूं तो ये कितने होते हैं? 6, 6 और 3 9, और ये 9 हो गए, इसका मतलब 9 का पूरा पूरा भाग जाएगा। 9 एकम 9 2 18, 9 9 2 18 और 2 ये बच जाएगा 6। 9 9 का भाग उसमें कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा? तो तो अब इसमें पूरा पूरा जा रहा है नहीं जा रहा? पूरा पूरा जा रहा ना?
तो इस तरह से आपने देखा था, ये होते हैं 8 से विभाजित। तो यही बाद में 9 से विभाजित, तो इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 9 से विभाजित। जैसे अपन ने देखा था, इसमें अपन देख रहे थे 9 का इसमें दिया तो 2 बार गया था, 18 और 6, फिर 9 सद्य 63 होता तो 7 बार गया था, ये 27 इस तरह से इसका आंसर आया था। 10 से विभाजित हो, विभाजकता का अंतिम अंक 0 होना चाहिए। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। आपकी कितनी भी बड़ी संख्या है, कितनी भी बड़ी संख्या है, 0, इसके पीछे अंतिम अंक से विभाजित करने के लिए अंतिम अंक कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, 0 होना चाहिए। 10 से विभाजित 0 से 0 कट जाएगा, फिर 23, 10, 1 इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है इसी तरह से 10 से विभाजित। फिर है 11 से विभाजित विषम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम प्लस सम संख्याओं के अंकों का योग 0 या 11 के गुणज में होना चाहिए। 11 के मतलब 22, 33 ऐसे होना चाहिए, तब जाके ये आपके इनका योग करो, फिर इसमें से ये माइनस करो, जो आंसर आता है वही 11 से विभाज्यता के नियम के अंतर्गत काउंट होता है। आगे चलते हैं। परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है? फैक्ट्स की बात करें, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे आपको तो 1 होगी। क्या होगी? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 ऐसे होती है, अनंत तक जाती है, आपको पता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। सबसे बड़ी पूछे तो अनंत होगी, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो वो कितनी होगी? अभाज्य संख्या। कौन सी पूछे? अभाज्य संख्या, क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 है। सबसे बड़ी उसका पता नहीं, अनंत हो सकती। सबसे छोटी संयुक्त संख्या 4 होती है। क्या होते हैं? ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीजें। इनमें आप कंफ्यूजन होंगे, इन्हीं में आप क्या होंगे? कंफ्यूजन होंगे। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। केवल एक सम अभाज्य संख्या 2 होगी। क्या होगी? 2। मैंने पहले भी थ्योरी के माध्यम से उसमें माध्यम एक और एक न अभाज्य संख्या है, न संयुक्त संख्या है। ये भी बात आपको याद गांठ बांध लेनी है, ये इंपॉर्टेंट में लगा देना कि एक न तो अभाज्य संख्या है, न संयुक्त संख्या है। 2 सबसे छोटी सम संख्या है। सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? तो 2 है। क्या है? 2 है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य जो भी संख्या है, सभी अभाज्य संख्याएं वो विषम होते हैं। 2 अपवाद हैं। 2 क्या है? अपवाद है। क्या है? ये भी बात अपवाद के अंतर्गत आपको 2 याद रखना है। आज की क्लास का अपन यही समापन करते हैं। ये क्लास आपको बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी लगी होगी। आज की क्लास को यही समापन करते हैं। धन्यवाद सो मच।